एपिसोड वहाँ पर खत्म हुआ था जब कांग्यून के पास दोयंग का फोन आया था। अब फोन आने के 2 घंटे पहले देखते हैं कि दोयंग ने पहले भी कांग्यून को फोन करा था। कांग्यून कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मुझे कॉल किया है। दोयंग कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। कांग्यून कहता है कि मेरे पास तुमसे मिलने का कोई कारण नहीं है। दोयंग कहता है किसने कहा कारण नहीं है, तुम इस वक्त सेजिन के साथ हो है ना, या फिर मुझे सीधा सेजिन को फोन करके उससे मिलने के लिए कहना चाहिए। कांग्यून कहता है अच्छा ठीक है मिलते हैं, कुछ चीजों का हिसाब मुझे भी तुमसे बराबर करना है। फिर प्रेजेंट में देखते हैं जब कांग्यून जा रहा था और कहता है माफ करना मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, अपनी मॉम के साथ रहो। तभी सेजिन उसे गले लगा लेती है और कहती है मेरी माँ को ढूंढने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कांग्यून। कांग्यून कहता है क्या सिर्फ शुक्रिया बोलोगी? सेजिन कहती है क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? कांग्यून कहता है हाँ चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैंने तुम्हारी माँ को ढूंढा है तो इसके बदले में तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है? सेजिन कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी ही वापस आ जाना। फिर सेजिन अंदर आती है और आहान कहता है कि क्या कांग्यून चला गया? सेजिन कहती है हाँ वो चला गया, लेकिन सेक्रेटरी आहान अचानक से आपका मन कैसे बदल गया? अगर आप मेरी माँ को छुपा रहे थे तो आपको उनको छुपाना चाहिए था, आपने अचानक से उनकी एग्जिस्टेंस को रिवील क्यों कर दिया? आहान कहता है कि सच कहूँ तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। जिस मर्डर ने मेरी माँ को मारा था मैंने सुना कि उसकी जेल में मौत हो गई है, लेकिन मैं अंदर से खाली था क्योंकि सबूतों की चाबी जिसके पास है वो सिर्फ तुम्हारी माँ है। लेकिन अगर वो इस तरह से बेहोश रहेंगी तो मैं सोच रहा हूँ मेरा ये सब कुछ करने का आखिर मतलब क्या है? जब मेरी माँ का फ्यूनरल था तो असेंबली मैन के वहाँ पर आने से पहले वहाँ पर तुम्हारी माँ आई थी। मेरा नाम ना ही जो है, मैं उस घर में पढ़ाया करती थी जहाँ पर तुम्हारी माँ काम करती थी। तुम अभी एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो, क्या तुम्हारी कोई और फैमिली है? लेकिन आहान मना कर देता है। तभी सेजिन की मॉम कांपती हुई कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर वो आहान को सब कुछ बता देती है। हाँ वो वक्त देखते हैं जब आहान की मॉम मरी थी। सेजिन की मॉम दोयंग के घर आई थी क्योंकि दोयंग की मॉम ने उनको छुट्टी वाले दिन भी घर बुलाया था जिस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। सेजिन की मॉम को बहुत नर्वस महसूस होता है, इसलिए वो बाथरूम चली जाती हैं और वो यही सोच रही थी कि वो जो दोयंग के पैर की बेड़ियों वाली बात है क्या उसके बारे में दोयंग की मॉम से बात करनी चाहिए। तभी उनको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो सीढ़ियों के ऊपर जाकर चेक करती हैं और वहाँ पर दोयंग की मॉम बार बार उन हाउस कीपर यानी आहान की मॉम को चाकू मारे जा रही थी। तभी उन्हें कुछ एहसास होता है, वो पीछे मुड़कर देखती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वो उस हाउस कीपर को देखकर कहने लगती है ये क्या, तुम तो वो टीचर बिल्कुल नहीं हो। और सेजिन की मॉम बताती है मुझे पता चला कि असल में उनकी असली टारगेट मैं थी। उनके ऊपर बीमारियों के साइड इफेक्ट हो रहे थे इसलिए उन्होंने गलत समझ लिया। मैंने ये सुना था कि तुम्हारी मॉम को वो मुझको समझ बैठी थी। और आहान सोचने लगता है मैं ये बात सुनकर शॉक हो गया था कि मेरी मॉम इतने बेकार कारण की वजह से मरी। लेकिन सेजिन तुम्हारी माँ ने कहा था कि वो असली कल्प्रिट को सामने जरूर लाएंगी, बस थोड़ा इंतजार करें। फिर मेरी माँ के फ्यूनरल के कुछ दिन बाद मैं उनसे मिलने के लिए गया जहाँ पर उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन अचानक से एक गाड़ी आई जो उनको अपने साथ ले गई। मेरी आंखों के सामने वो किडनैप हो गई। लेकिन मैंने जल्दी से एक टैक्सी पकड़ी और उस गाड़ी का पीछा करने लगा। भागते भागते मैं एक पहाड़ी के ऊपर पहुंचा था, लेकिन काफी ज्यादा देर हो गई थी क्योंकि मुझे वहाँ पर टीचर नहीं दिख रही थी। मैं बहुत ज्यादा हताश हो गया था। लेकिन मैंने देखा कि उस पहाड़ के नीचे अभी भी चट्टान के पास उनकी बॉडी मौजूद थी। मैं उनको यहाँ पर ले आया था। मॉन्क ने कहा था कि ये एक जादू है जो कि वो बच गई। अगर वहाँ का पानी का बहाव उस दिन बहुत तेज होता तो उनकी बॉडी बह जाती। उनके सर पे बहुत तेज चोट लगी थी और जैसा कि तुम देख सकती हो 20 साल से वो बेहोश हैं। तुमने मुझसे पूछा था ना कि आखिर अचानक से मैंने मन क्यों बदल लिया? क्योंकि मेरा मानना था कि परिवार के लिए जान कुर्बान कर देना ये मेरे अकेलेपन से ही होना चाहिए। मैं बहुत दूर तक चला गया हूँ कि अब मैं वापस नहीं लौट सकता। लेकिन सेजिन तुम्हारे पास मौका है, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है और एक ऐसा इंसान जो कि तुम्हारा साथ देगा। इसीलिए बदले के चक्कर में अपने खास लोगों को बिल्कुल भी अपनी जिंदगी से बाहर मत निकालो, इससे सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी। तो बताओ सेजिन क्या तुम अभी भी दोयंग से शादी करोगी? फिर नेक्स्ट सीन में कांग्यून को देखते हैं जिसने अकेले ही इस वक्त बहुत सारे गुंडों को पीट दिया था और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा जो तुम कह रहे हो, लेकिन अगर तुम सेजिन से सच में प्यार करते हो तो फिर उसे जाने दो। दोयंग कहता है कांग्यून मैं इतनी दूर तक नहीं जाने वाला था, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है।
फिर वो अपने पास से गन निकाल लेता है। उसके बाद बस सिर्फ गन शॉट की आवाज आती है और देखते हैं कि दोयंग ने किसी और को नहीं बल्कि चानी को गोली मार दी थी। कांग्योन चिल्लाकर कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने चानी को क्यों मार डाला? दोयंग कहता है, शांत रहकर मेरी बात सुनो, मैंने तुम दोनों के लिए एक सिनेरियो तैयार किया है। फिर हम कुछ घंटे पहले देखते हैं कि दोयंग कार से जाता हुआ सोच रहा था, सेजिन अचानक से चली गई, क्या वो कांग्योन से मिलने गई है? मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा? क्या मुझे जब मौका मिला था क्या मुझे उसे मार देना चाहिए था? तभी दोयंग के पास वार्डन का कॉल आने लगता है। वो जेल आता है और वार्डन उसे बताते हैं, अचानक से चानी यहाँ पर आ गया था और उसने मुझसे कहा था क्या मैं उसके साथ दोबारा से लिस्ट को रीडिजाइन करना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा था ऐसी बातें ना कहे, लेकिन अचानक से उसने मुझे ये दे दिया। ये ओरिजिनल की वो कॉपी है जिसके अंदर असेंबली मैन के जितने करप्शन है वो लिखे हुए हैं। दोयंग सोचने लगता है कि ये तो 20 साल पहले गायब हो चुकी थी, ये चानी के पास कैसे आई? वार्डन बताते हैं कि उसने मुझे कॉपी दी थी और कहा था कि ओरिजिनल यूएसबी उसी के पास है। और सच कहूँ तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था वो झूठ बोल रहा है। अगर इलेक्शन के टाइम पर ये लीक हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दोयंग सोचने लगता है कि पहले योंगजी और अब चानी, लगता है मैंने अपने 2 दोस्तों को खो दिया। फिर वो वार्डन से कहता है कि मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करिए। दरअसल मैं आपसे एक मदद भी चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर एक और इंसान का नाम लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं जब दोयंग ने कांग्योन से पहले चानी को मिलने के लिए बुलाया था। चानी कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या लिस्ट में कोई प्रॉब्लम है? मैंने सोचा था लिस्ट में कुछ वक्त तक बदलाव नहीं होगा, लेकिन अचानक से क्यों? दोयंग कहता है कि चानी, तुम हमेशा से इतने बेवकूफ थे या दिन पर दिन होते जा रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि फादर के 20 साल के करप्शन का जो डॉक्यूमेंट है उसकी वजह से लिस्ट तुम्हारे नाम हो जाएगी? चानी सोचता है, मैंने उस वार्डन से मुंह बंद करने के लिए कहा था, लेकिन उसको सीधी बात समझ में नहीं आती। फिर चानी दोयंग से कहता है कि मैं तुम्हारी पीठ पर चाकू नहीं भोगना चाहता था, दरअसल मैं तो लिस्ट को अपडेट करने के बारे में सोच रहा था। दोयंग कहता है कि चानी, तुम्हें पता है कि मुझे तुम क्यों पसंद थे? क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें अपनी जगह पता है। स्कूल के टाइम पर तुम अपना मुंह बंद रखते थे, तुम्हारे दोस्त जो भी रायता फैलाते थे तुम उसे साफ कर देते थे, और यही वजह है कि लिस्ट का जो काम था वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर करा था। चानी उसका कॉलर पकड़कर कहता है, अपना मुंह बंद रखो, क्या मतलब है कि मैं अपनी जगह जानता हूँ और तुम्हारी नजर में क्या मेरी जगह एक डॉग की है? मैंने लिस्ट को अपना बनाने की कोशिश इसलिए करी क्योंकि तुम और तुम्हारे डैड हमें कचरे की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम मुझे यहीं दफना दोगे? क्या इससे पहले तुमने कभी किसी को मारा है? तुम बस डरपोकों की तरह दूसरों को हुक्म देते रहते हो। क्या तुम्हें पता भी है किसी को मारने से कैसा महसूस होता है? दोयंग कहता है कि क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? और तभी वहाँ पर कांग्योन भी आ जाता है। चानी और कांग्योन एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। चानी कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? दोयंग कहता है कि मैंने इसे बुलाया है, एक दूसरे को हेलो बोलो। कांग्योन कहता है, तुमने सेजिन को लेकर मुझे धमकाया तो ये एक चाल थी। दोयंग कहता है कि कांग्योन, तुम अभी भी काफी बेवकूफ हो, लेकिन इससे मेरे लिए काम आसान हो गया। अब जब सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं तो खेल शुरू करते हैं। वो इशारा करके बहुत सारे गुंडों को वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि कहानी का सबसे पहला सीन ये है कि तुम दोनों को फाइट करनी होगी। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि दोनों लोग काफी गुंडों को पीट कर ठिकाने लगा देते हैं। चानी कहता है कि दोयंग, सीरियसली क्या तुम हम दोनों को मारने वाले हो? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उस करप्शन लिस्ट का क्या करने वाले हो? जरा इस बारे में ध्यान से सोचो, क्या तुम्हें वो लिस्ट चाहिए? लेकिन चानी आगे कुछ बोलता इससे पहले दोयंग उसके सर में गोली मार देता है और कहता है, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया चानी, लेकिन तुमको मारकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। कांग्योन कहता है, क्या तुम इंसान भी हो? तुम अपने ही दोस्त को कैसे मार सकते हो? ये सब कुछ करके तुम्हें आखिर क्या मिलेगा? तुम्हें नतीजों से डर नहीं लगता? दोयंग कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने चानी को थोड़ी ना मारा है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो कांग्योन, क्योंकि कल्प्रिट मैं नहीं बनने वाला। और देखते वार्डन से कहकर लिस्ट में दोयंग ने जिसका नाम लिखवाया था वो कोई और नहीं बल्कि कांग्योन था। दोयंग आगे कहता है कि तुम अपने ही दोस्त की लवर के पीछे पड़ गए। तुमने योंगजी को मारने की कोशिश करी और अंत में तुमने चानी को भी मार डाला, और ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि तुमने किया होगा कांग्योन। कांग्योन सोचने लगते ये क्या था? एक पल के लिए मैंने अपने हाथों में गन महसूस करी, लेकिन खुद को संभालो कांग्योन, दोयंग की चालों में मत फंसो। और कांग्योन कहता है, क्या तुम सच में ये करने वाले हो? इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम नहीं बदले। तुम्हें क्या लगता है आखिर कब तक तुम इस तरह से दूसरों को मैनिपुलेट कर पाओगे? लेकिन तभी दोयंग इशारा करके और भी
गुंडों को वहाँ पर बुलाता है। वो गुंडे उसे आकर पकड़ लेते हैं और उसके गले में इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। दोयांग कहता है कि कुछ वक्त के लिए आराम कर लो कांग्यून, क्योंकि दुनिया बदलने वाली है। तुमने और चानी ने काफी अच्छी लड़ाई करी, पूरे क्राइम सीन पर सिर्फ तुम्हारा डीएनए मिलेगा। तुम्हें नहीं लगता ये सब काफी आसान होगा, क्योंकि तुम्हारा पहले ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि तुमने अपनी ही बहन को मारा था। इसीलिए भले ही जरा सा सबूत मिलेगा, लेकिन लोग इस बात पर भरोसा कर लेंगे कि तुम्ही ने चानी को मारा है। कांग्यून तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था, ये हम दोनों के लिए ही आसान हो जाता। और कांग्यून सोचने लगता है कि सेजिन, एक बात थी जो कि मैं तुमसे कहना चाहता था, मुझे माफ कर देना, इस बार मैं अपना वादा नहीं निभा पाऊंगा। फिर अगली सुबह देखते सेजिन बार बार कांग्यून को फोन कर रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। सेजिन सोचती आखिर किस तरह का काम था जो कि तुम इतना जल्दी चले गए। फिर वो आहान की बातों को याद करती है और सोचती है क्या मुझे शादी कैंसिल कर देना चाहिए। मैं उससे शादी इसलिए कर रही थी ताकि मैं अपनी माँ को ढूंढ सकूं, लेकिन मुझे मेरी माँ मिल चुकी है। तभी वहाँ पर मॉन्क आकर कहते हैं कि तुमने अपनी माँ को देख लिया, फिर भी तुम काफी परेशान लग रही हो। सेजिन कहती है मैंने सेक्रेटरी आहान से सुना था आपने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मॉन्क कहते हैं कि मैंने तो बस रहने की जगह दी थी, इसके लिए तुम्हें आहान का शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे अभी भी उस छोटे बच्चे का चेहरा याद है कि वो किस तरह से पीठ पर उठाकर तुम्हारी माँ को यहाँ पर लेकर आया था। इतने बड़े जंगल में वो अकेला था और उसकी आंखों को देखकर मैं उसे मना नहीं कर पाया। पहले मुझे लगा था कि वो आहान की माँ है, क्योंकि 20 सालों तक उसने उनका ख्याल रखा था। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ जल्दी ही जाग जाएंगी, क्योंकि मुझे गॉड के चमत्कार पर भरोसा है। वो अब तक इसीलिए सो रही होंगी क्योंकि वो बस अपनी बेटी का इंतजार कर रही होंगी। फिर नेक्स्ट सीन देखते सेजिन अपनी मॉम के पास बैठी कह रही थी, मॉम क्या सच में आप मेरा इंतजार कर रही थी? सच कहूँ तो मैं दोयंग से शादी नहीं करना चाहती, मुझे क्या करना चाहिए प्लीज मुझे बताइए। तभी सेजिन के पास कांग्यून का फोन आने लगता है और वो सोचने लगती है अगर आहान ने जो कहा है वो सही है, अगर बिना शादी करे भी मैं रास्ता ढूंढ सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बातें इंजियोन दीदी भी जरूर समझेंगी। वो फोन उठाकर कहती है कांग्यून क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? दूसरी तरफ सेजिन की मॉम को देखते हैं जिनकी अचानक से हल्की सी उंगली हिलती है। सेजिन बाहर आकर फोन पर कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं दोयंग से शादी नहीं करने वाली। तभी दूसरी तरफ से दोयंग की आवाज आती है और सेजिन को बहुत बड़ा झटका लगता है। दोयंग कहता है तुम्हारा क्या मतलब है सेजिन कि तुम मुझसे शादी नहीं करने वाली? हमारा तो वेडिंग शूट भी हो गया, तो तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम शादी नहीं करोगी? सेजिन कहती है कांग्यून कहाँ पर है? तुमने उसका फोन क्यों उठाया है? एक मिनट, क्या कांग्यून जिससे मिलने वाला था क्या वो तुम थे? दोयंग कहता है तुमने कहा था तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन तुम तो कांग्यून से मिलने के लिए चली गई थी। सेजिन कहती है मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगी, अभी कांग्यून को फोन दो। दोयंग कहता है मैं ऐसा क्यों करूँ? सेजिन चिल्ला कर कहती है क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे कहा था कि उसे हाथ भी मत लगाना। तुमने कहा था जब तक कि मैं सारी चीजें नहीं संभाल लेती तुम मेरा इंतजार करोगे। दोयंग कहता है तुम मेरे पीठ पीछे उससे मिल रही थी और कह रही हो कि तुम सब संभाल रही थी। पहले तो तुमने अपना वादा तोड़ा है सेजिन, और मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो अंत तक मतलबी बनी रही। ठीक है सेजिन, चलो शादी नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, तुम कभी दोबारा कांग्यून को नहीं देख पाओगी। फिर वो फोन को स्पीकर पर डालता और कहता अगर तुम इतनी सेल्फिश हो तो मैं भी वही करूंगा जो कि मैं करना चाहता हूँ। सेजिन कहती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम कांग्यून के साथ क्या करने वाले हो? मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि उसको हाथ भी मत लगाना। दोयंग कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए सेजिन, लेकिन अंत में तुम फेल हो गई। वो कांग्यून के कंधे पर शूट करता है और कांग्यून बहुत तेज चिल्लाने लगता है। दोयंग कहता है कि असल में चानी की किलर के तौर पर मैं कांग्यून को फंसाने वाला हूँ, लेकिन इसके बजाय मैं इसको यहीं पर मार कर किसी और को भी फंसा सकता हूँ। सेजिन कहती है कि वहीं पर रुक जाओ, अगर तुमने उसे एक और बार भी हाथ लगाया तो मैं सच में तुम्हें जान से मार डालूंगी। दोयंग कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, क्या तुम अब भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती? जरा ध्यान से सोचो, गोली सिर्फ उसके कंधे पर पड़ी है, लेकिन अगली बार उसका सर भी हो सकता है। सेजिन सोचने लगती है अब मैं क्या करूँ, मैं आखिर कांग्यून को कैसे बचाऊं? कांग्यून कहता है कि सेजिन उसकी बात मत सुनना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। अभी दोयंग कांग्यून की चोट और दबाने लगता है, जिस वजह से कांग्यून बहुत तेज चिल्लाने लगता है। सेजिन कहती है ठीक है मैं समझ गई, प्लीज उसको मत मारना, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और वो सोचने लगती मैं बेवकूफ थी जो कि किसी बात की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि अंत में सब कुछ वैसे ही खत्म होने वाला है जैसे उसे होना चाहिए। और वो दोयंग से कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि न्यूज में खबर आ गई थी कि चानी कहाँ मरा है और कैसे मरा है, और जाहिर सी बात है इसका
इल्जाम कांग्यून पर लगा दिया गया, लेकिन वो कहीं पर मिल नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में आहान को देखते हैं, जिसको सेजिन एक लेटर लिख कर गई थी, जिसमें लिखा हुआ था आपकी एडवाइस के लिए शुक्रिया, लेकिन अब सब कुछ बहुत बदल चुका है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने सालों तक आपने मेरी माँ का ख्याल रखा। आजकल मैं शादी की तैयारियों में बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मैं उन लोगों से मिल रही हूँ जो कि असेंबली मैन को ग्रीट करने आ रहे हैं। सेक्रेटरी आहान, अचानक से आपने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, इसलिए असेंबली मैन को काफी शक हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपने सही फैसला करा। मैं इतनी दूर तक नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अंत में यही रास्ता मेरे पास बच रहा है और मैं एंडिंग को संभाल लूंगी, इसीलिए बस कुछ और वक्त तक मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। तुम्हारा शुक्रिया दोयंग कि मैं डगमगा रही थी और तुम मुझे अपने रास्ते पर दोबारा ले आए। और देखते हैं कि वेडिंग सेरेमनी शुरू होती वहीं पर बहुत सारी पुलिस भी पहुंच गई थी और सेजिन अपने मन में सोच रही थी, मैं तुम्हें एक ऐसी शादी देने वाली हूँ जिसको तुम अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे। फिर थोड़ी देर पहले देखते हैं, अनाउंसर बता रहा था सब लोग इस रोमांटिक कपल को तो पहले से जानते होंगे। ब्राइड के नाम पर हाल ही में एक फाउंडेशन भी बनाया गया है। देखते हैं कि आखिर ये प्यार कितना गहरा है। तभी वहाँ पर दोयंग की एंट्री भी हो जाती है। दूसरी तरफ सेजिन को देखते हैं जो ब्राइडल रूम में थी और वो भी जा रही थी। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आते हैं और कहते हैं तुम तो एकदम अपनी माँ की तरह दिख रही हो। तुम्हें यकीन है आज जो तुमने फैसला करा है तुम्हें उस पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। तुम्हारी माँ सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश कर रही थी और देखो उनके साथ क्या हो गया। सेजिन कहती है आप फिक्र मत करिए, माँ ने उस वक्त जो फैसला करा होगा उनको भी पछतावा नहीं हुआ होगा। डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम भी अपनी माँ की तरह कमाल की हो। तभी वहाँ पर सेजिन की एंट्री होती है। दोयंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है चलो चलते हैं सेजिन। सेजिन सोचने लगती है तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है इस पल का मैंने कितने लंबे वक्त से इंतजार करा है। एक वक्त था जब मैं तुम्हें मार देना चाहती थी, ऐसा वक्त भी आया जब मैं भाग जाना चाहती थी, लेकिन भले ही कुछ पल के लिए मैंने अपने लिए उम्मीद भी ढूंढ ली थी। फिर वो दोयंग से कहती है कि इंतजार करने के लिए शुक्रिया, लेकिन ब्रेकअप कर लेते हैं। ये बात सुनकर तो दोयंग काफी हैरान हो जाता है, उसको तो यकीन ही नहीं होता। तभी सेजिन गन निकाल कर उसकी तरफ पॉइंट कर देती है और कहती है कि हमारे रास्ते यहीं पर खत्म होते हैं। सब लोग तो शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या ब्राइड के पास जो गन है वो असली है। तभी दोयंग के फादर आकर कहते हैं कि मिस सेजिन आखिर तुम ये क्या कर रही हो, शांत हो जाओ। सेजिन कहती है असेंबली मैन आप कितने बेवकूफ हैं, आपको लगा था मेरी माँ को मार कर आप बच जाएंगे। माफ कीजिएगा लेकिन आप प्रेसिडेंट नहीं बनने वाले, क्योंकि मैं आपको और दोयंग दोनों को हेल में भेजने वाली हूँ। वो एक फ्लावर पॉट पर शूट कर देती है और फिर सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। दोयंग के फादर के चेहरे से तो हवाइयाँ उड़ गई थी। एक गार्ड उनको भी अपने साथ ले जाने लगता है। जो पुलिस वहाँ पर पहुँच गई थी वो अंदर आने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो पुलिस सोचने लगती है आखिर ये दरवाजे कैसे बंद हो गए, किसी ने लगता है अंदर से बंद कर दिया। देखते हैं दरवाजे किसी और ने नहीं बल्कि हमारे डिटेक्टिव ने बंद करे थे। दोयंग सेजिन से कहता है सेजिन शांत हो जाओ, हम लोग बैठकर बात करते हैं। सेजिन कहते जिस पल से जॉन दीदी मर रही है उस पल से मैंने इस दिन का इंतजार करा है। वो दिन जिस पल मैं फाइनली तुमसे सारे रिश्ते तोड़ पाऊँ। मेरे करीब आना बंद करो, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। दोयंग कहता है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अगर ऐसी बात है तो इसी वक्त मार दो मुझे। देखा सेजिन तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें मुझसे डर लगता है। तभी डिटेक्टिव आकर गन पकड़ लेते और कहते हैं बस बहुत हो गया, वक्त आ गया है कि तुम अपने जंगल से बाहर निकल जाओ। अब उस टीचर की और बेइज्जती ना करो जिसने कि तुम्हें बचाया था। तभी पुलिस अंदर आ जाती है और सेजिन से कहती है कि अपनी बंदूक नीचे रखो और हाथ ऊपर कर लो। दोयंग सोचने लगता है कुछ तो अजीब है, आखिर ये आदमी कौन है और सेजिन के पास गन कैसे आई और ये गन को जानी पहचानी लग रही है। तभी वो याद करता है ये वही गन है जिससे उसने चानी को मारा था। सेजिन उस गन को फेंक देती है और अपने मन में कहती है कि दोयंग मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तभी पुलिस आकर सेजिन के ऊपर चार्जेस लगा देती है कि तुमने चानी को मारा और कांग्यून के कंधे पर शूट करा, इसीलिए तुम्हें अरेस्ट करा जाता है। सेजिन के हाथों में हथकड़ियां पहना दी जाती हैं, लेकिन सेजिन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो सोच रही थी कहानी तो अभी शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या।